हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है वो है रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और ये हमारा है पार्ट नंबर 10 वीडियो, यानी कि 9 वीडियो हम अब से पहले डाल चुके हैं शिफ्ट वाइज शिफ्ट। और ये जो हमारा वीडियो है वो है 20/9/2018 का फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो। इससे पहले 17, 18, 19 तीनों दिन का हम तीन तीन शिफ्टों का वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप मेरे से फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरी फेसबुक आईडी है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे की पल पल की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। और आपको साइंस में या आप ग्रुप डी में किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे डाउट मैं इस चैनल पर क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक वस्तु 20 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ पर 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है। इसके द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसे बोला है कि एक 20 मीटर त्रिज्या वाला क्या है, एक वृत्ताकार क्या है, पथ है ना। और इस पर 4 मीटर प्रति सेकंड वेग से चल रही है, तो समय ज्ञात कीजिए। अब देखिए समय के बारे में हम क्या जानते हैं, जो समय होता है ना वो होता है यहाँ पर दूरी बटे चाल, यानी कितनी दूरी तय की और कितनी चाल से। अब देखिए दूरी क्या होती है, यहाँ पर देखिए वस्तु ना एक वृत्ताकार पथ में गति कर रही है। और जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गति कर रही होती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी होती है उसकी परिधि के बराबर होती है। तो एक चक्कर जब पूरा कर लेगा ना यहाँ से प्रारंभ करके यहाँ तक, तो वो हो जाएगी 2πr, ठीक है। और आर का मान यहाँ पर दे रखा कितना, 20। तो देखिए 2πr का मान हो जाएगा 20। ये दूरी हो गई, दूरी बटे यहाँ पर क्या बोला था, चाल। तो चाल देखिए क्या यहाँ दिया है, 4 मीटर प्रति सेकंड। इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, याद आएगा 5 और 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 पाई, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में पाई है तो इसलिए हम पाई को हल नहीं करेंगे। तो 10 पाई सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर आप सोच रहे होंगे गुरुत्वीय बल की बात हो रही है तो गुरुत्वाकर्षण का सूत्र लगेगा। नहीं दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का सूत्र नहीं लगेगा। जब किसी वस्तु को उसकी ऊंचाई में परिवर्तन किया जाता है तो हमेशा उसके द्वारा किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। लेकिन दोस्तों आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ वस्तु को ना गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उठाया गया है, यानी कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है ना वो वस्तु को नीचे की ओर खींचता है, लेकिन हम वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। तो ध्यान रखना जो किया गया कार्य होगा ना वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है mgh, ठीक है। अब स्थितिज ऊर्जा mgh और m का मान है 1, देखिए m का मान है 1 किलोग्राम, जी तो आप जानते हैं 9.8 है, और यहाँ पर जो h है वो 10 मीटर है। हल करेंगे क्या आ जाएगा 98। लेकिन दोस्तों किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। वो 9.8 नहीं 9.8 जूल, ठीक है। 98 जूल 98, ठीक है, 98 जूल इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन उनके द्रव्यमान भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन में टाइपिंग एरर थी, यानी कि इस क्वेश्चन को ना लिखते वक्त थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। इस क्वेश्चन में ऐसे आता है कि ऐसे तत्व जिनके द्रव्यमान संख्या तो क्या होती है, वो परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, तब इसका सही उत्तर होता। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक थी, इसलिए इस क्वेश्चन को रेलवे ने क्या किया, नेग्लेक्ट किया गया है। अब दोस्तों अगर ये क्वेश्चन सही होता ना तो ऐसे होता, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है उनको क्या बोलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं समस्थानिक, ठीक है। ये इसका राइट आंसर ऐसे होता, लेकिन अब क्योंकि क्वेश्चन नेग्लेक्ट है तो इसको छोड़ देते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लिटमस विलियन किस से निष्कासित किए जाते हैं, मतलब लिटमस पत्र है ना वो कहाँ कैसे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आपका जो आपको पता होना चाहिए, लाइकेन जो होते हैं ना, लाइकेन, इन्हीं से ही हम क्या बनाए जाते हैं, लिटमस। जो भी आप लाल लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र देखते हैं ना अम्ल क्षारों के बारे में परीक्षण करने के लिए, तो जो लिटमस पत्र है ना वो लाइकेन से बनाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, स्टैटिक जीके है साइंस के अंदर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, वह कौन सी धातु है जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों आप रट के जाओगे ना तो वो ज़माना नहीं है जब आप रट के जाओगे और स्पीड फट के चले जाओगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आजकल ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन घूम के आते हैं। यहाँ पर देखिए ये धातु की बात कर रहा है, तो जब भी धातु आए ना पारे पर टिक करना है, और जब भी अधातु के बारे में पूछे, क्योंकि दोस्तों अधातु के बारे में बहुत बार पूछा गया, जब भी अधातु के बारे में पूछे तो आपको ब्रोमीन पर टिक करना है, ये ध्यान रखना है। जब भी धातु के बारे में पूछे पारा इसका राइट आंसर होगा, मरकरी, ठीक है। और जब भी अधातु के बारे में पूछे तो ब्रोमीन। तो यहाँ पर पूछा धातु, धातु का मतलब यहाँ होगा आंसर इसका पारा। और दोनों ऑप्शन डालता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
कौन सी मिश्र धातु जिसमें टिन होता है। अब देखिए दोस्तों, टिन पीतल जो होता है ना, पीतल, तो पीतल देखिए, पीतल बनता है यहाँ पर आपके ये ट्रिक है इसकी पिताजी, यानी कि आपके तांबा और जिंक इससे बनता है ये, तो ठीक है। स्टील होता है, स्टील आपको पता है इसमें आयरन होता है कुछ मात्रा में, कार्बन के कुछ पार्ट्स होते हैं। और एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमेल है, अलग है, यानी कि यहाँ पर सोल्डर है ना, ये आपके लेड और टिन से बनाया जाता है, ठीक है, लेड और टिन। तो इसका राइट आंसर होगा सोल्डर धातु, जिसमें क्या होता है, टिन होता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 25 डिग्री पर हवा में ध्वनि का जो वेग होता है ना, वो कितना होता है। अब देखिए दोस्तों, आप ना कैसे याद करेंगे कि सर 25 डिग्री पर कितना होगा, 30 डिग्री पर कितना होगा, ऐसा कुछ याद नहीं करना है। जो नॉर्मली जो मापते हैं ना, जो किसी भी चीज़ की ध्वनि मापते हैं, वो 25 डिग्री पर ही मापते हैं। चलिए मैं आपको पूरा सारणी दिखा देता हूँ, किस किस चीज़ की किस किस की गति 25 डिग्री पर होती है। यह है एनसीईआरटी की बुक, और यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन बनता है ना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है वह पदार्थ जिसकी ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है, एल्युमिनियम पर टिक करना है, ध्यान रखना है एल्युमिनियम। देखिए ऑप्शन में ये सब मिलेंगे, लोहा, स्टील भी है, लेकिन अगर ये पूछे ना कि सबसे ज़्यादा किसकी होती है, आंख बीच के आपको लगा लेना है, एल्युमिनियम की सबसे ज़्यादा, यहाँ पर एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल होती है ना, सबसे ज़्यादा होती है। द्रव की बात करें, द्रव में समुद्री जल होती है ना, उसकी सबसे ज़्यादा होती है। और अगर गैस की बात करें तो गैस में हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा होती है। अब देखिए हमसे पूछा है क्वेश्चन में, किसकी पूछा है, वायु की। तो वायु की यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या है, 346, यानी कि 346 होती है यहाँ पर वायु की, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में 346 कहीं पर है, बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट में है, 346 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस जो सारणी आपको दिखाई है ना, इसको याद कर लेना, कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। निम्नलिखित में से गुरुत्वीय त्वरण की इकाई क्या है। अब देखिए वैसे तो गुरुत्वीय त्वरण की आप इकाई याद नहीं कर सकते, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ट्रिक के साथ। अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण की बात हो रही है ना, तो आपको गुरुत्वाकर्षण का सूत्र पता होना चाहिए। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण का सूत्र होता है ना, बल लगता है, F बराबर होता है, F समानुपाती होता है यहाँ पर m1 m2 अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर, ठीक है, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि जब यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण को हल करोगे तो F बराबर होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस जी का मान चाहिए ना, तो जी के लिए देखिए आर को गुणा करेंगे, इधर चला जाएगा, और m1 m2 को इधर भेजेंगे तो ये भाग में चला जाएगा। यानी कि जी बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब देखिए इसको निकालना बहुत आसान है। देखिए F का मतलब होता है न्यूटन, यानी फोर्स का होता है न्यूटन, R होती है दूरी, और दूरी का स्क्वायर करना है मीटर स्क्वायर। और दोस्तों नीचे है m1 m2 यानी मास 1 मास 2। अब मास का यानी वजन होता है यहाँ पर जो किलोग्राम में मापते हैं, तो ये इसका मात्रा हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। और यहाँ पर है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगर सूत्र पता हो ना आपको, किसी का मान लीजिए आपसे इकाई पूछी है और आपको सूत्र पता है, तो सूत्र से निकालने की कोशिश करना, ईजिली आ जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पौधों में जो फ्लोएम होता है ना, वो किसके लिए जिम्मेदार होता है, मतलब फ्लोएम जो होता है ना, वो क्या काम आता है पेड़ पौधों में। तो देखिए जो फ्लोएम होता है ना, वो भोजन जो बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से पेड़ पौधे, उसके लिए यहाँ पर जिम्मेदार होता है, उसके संचरण के लिए। जबकि आपका एक और होता है जाइलम, ठीक है। तो जाइलम जो होता है ना, वो यहाँ पर पेड़ पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, 2 एम्पियर की विद्युत धारा, 2 एम्पियर की विद्युत धारा को 5 ओम के प्रतिरोध में रखा जाता है, तो 1 मिनट में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या होगी। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि अगर आप साइंस में न्यूमेरिकल हल नहीं कर पा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या कीजिए, तो आप ये करना है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे मेरे चैनल की पे, तो वहाँ मैंने फिजिक्स साइंस न्यूमेरिकल की सीरीज बना रखी है, 16 वीडियो है। अगर आप उन 16 वीडियो को देखोगे तो मैंने उनमें एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज टॉपिक वहाँ पर न्यूमेरिकल कराए हुए हैं। तो अगर आप उन 16 वीडियो को देख लोगे ना, तो आपके फिजिक्स में जो भी न्यूमेरिकल होते हैं 80 से 90% आपके न्यूमेरिकल वहीं से हल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन, इसको देखते हैं। आपको दे रखा है 2 एम्पियर की विद्युत धारा और 5 ओम का प्रतिरोध है, 1 मिनट में प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब देखिए विद्युत धारा की जो परिभाषा होती है ना, वो होती है आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि I बराबर होती है Q अपॉन T, यानी कि आधारा के वो जो आधारा होती है ना, वो आवेश के प्रवाह की दर होती है। अब यहाँ से देखिए ये Q है ना, वो आवेश होता है, T समय होता है, और I जो होती है वो क्या होती है, विद्युत धारा होती है। अब देखिए यहाँ से हमको Q का मान निकालना है ना, तो Q बराबर हो जाएगा क्या, IT,
अब देखिए आई का मान ये दे रखा 2 एम्पियर, ठीक है 2 एम्पियर। और टी हमको ध्यान रखना है, हमेशा टाइम को सेकंड में लेना है, ठीक है। पूरी फिजिक्स में सिर्फ एक जगह जब हम किलोवाट घंटे नहीं यूनिट निकालते हैं ना, तब सिर्फ घंटे में लेना है, बाकी सेकंड में लेना है। यहाँ पर 1 मिनट की बात हो रही है, 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे 60, तो इसको हल करेंगे क्या आ जाएगा 120। तो ऑप्शन में देखिए 120 गुलाम। अब देखिए यहाँ पर ना ये बिना काम के लिए दे रखा है प्रतिरोध का मान, आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो 120 गुलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के लिए पूर्ण दहन से क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, हाइड्रोजन और कार्बन से जो यौगिक बनते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और सबसे छोटा जो हाइड्रोकार्बन होता है ना, वो होता है CH4, जिसको बोलते हैं मीथेन। अब देखिए इसी की हम अभिक्रिया करवा देते हैं, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन का मतलब उसको जलाना, और जलती किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो अगर मैं CH4 को अगर मैं जलाऊंगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यहाँ देखिए क्या बनेगा, यहाँ हमेशा बनेगा CO2 और यहाँ बनेगा H2O। अब मैं इसको संतुलित कर लेता हूँ, तो यहाँ मैं लगा दूंगा 2O और यहाँ मैं लगा दूंगा 2, ठीक है। तो अब ये समीकरण संतुलित हो गया, यानी कि हमेशा जब भी आपके किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ये हमेशा याद रखना, रट लीजिए कैसे भी, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही बनता है जब किसी हाइड्रोकार्बन का दहन किया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधताएं उत्पन्न होती हैं? विविधता का मतलब होता है उनमें डिफरेंस किस में उत्पन्न होते हैं। तो आपने देखा होगा जो लैंगिक जनन होता है ना, जो कि हम में पाया जाता है, ज़्यादातर जीवों में पाया जाता है, तो उनमें जो समानता है ना वो नहीं दिखती है। आपने देखा होगा कि पिता का चेहरा उसके दादा के समान नहीं होता, डिफरेंट होता है। फिर उसके बेटे का उसके पिता से मैच नहीं होता, मतलब डिफरेंस जो होता है ना, ये जो चलता रहता है, विविधताएं हैं वो लगातार चलती रहती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो सबसे ज़्यादा जो विविधताएं उत्पन्न होती है ना, वो लैंगिक जनन में उत्पन्न होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि अब देखिए कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग आपके, एक फीमेल होती है एक मेल होती है। अब दोनों के अलग अलग यहाँ पर क्रॉस होता है, दोनों के यहाँ पर जीन्स आते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर जो आपके जो चेंजेज होते हैं ना, इस वजह से यहाँ पर आपके विविधताएं हैं, डिफरेंसेज है, वो मतलब ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मुक्त रूप से गिरने वाले किसी पिंड में क्या स्थित होता है? मतलब कोई पिंड है उसको हमने मुक्त रूप से गिरा रखा है, तो उसमें क्या चीज़ होगी? तो उसमें आपको ध्यान रखना है भारहीनता होगी। भारहीनता का मतलब उसका जो वेट है ना, उसको ऐसा लगेगा कि 0 हो। तो ये स्थिति ऐसी होती है जब कोई, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो झूले से गिर जाता है, या लिफ्ट अचानक खराब हो जाती है, लिफ्ट अचानक नीचे की हो जाती है, तो उस स्थिति में भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा अंतरिक्ष में भी भारहीनता की स्थिति होती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि कार्य का मान धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, तो वह जिस निकाय पर लग रहा होता है ना, तो उसकी ऊर्जा कैसी होगी? अब देखिए दोस्तों, जो ऊर्जा होती है ना, वो कार्य की क्षमता होती है, यानी कार्य करने की क्षमता होती है ना, उसको हम बोलते हैं ऊर्जा। अब देखिए कार्य अगर पॉजिटिव होगा ना, तो ध्यान रखना ऊर्जा भी पॉजिटिव होगी, और कार्य अगर नेगेटिव है तो ऊर्जा भी क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो अगर हम कार्य का मान धनात्मक दे रखा है, इसका मतलब है कि हम जिस पर कार्य करेंगे उसकी ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? यानी कि भ्रूण है, पेट में बच्चा है, तो उसको जो पोषण प्रदान करती है ना, ठीक है, जनन कोशिकाएं, वो कौन सी होती हैं? तो आपको पता होगा मादा युग्मक, यानी कि फीमेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। वो यहाँ पर जो भी शिशु होता है, शिशु नहीं, जो भी भ्रूण होता है, उसको जो भी आपका भोजन देना होता है उसी के माध्यम से मिलता है, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक कार 2000 जूल ऊर्जा का उपयोग करती है और इसका उत्पादन 500 जूल है, तो इसकी दक्षता क्या होगी? अब देखिए, जो दक्षता होती है ना, दक्षता, वो हम निकालते हैं कि भाई आउटपुट कितना हुआ, ठीक है, आउटपुट कितना हुआ और इनपुट कितना हुआ, आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100, ये इसका सूत्र होता है। मतलब हमने कितना उसको दिया और कितना उसने कार्य करके दिया। तो यहाँ पर आउटपुट क्या था? कितना? 500, यानी कि 500 कार्य करके दिया, जबकि हमने उसको दिए थे 2000 जूल। और यहाँ पर हम करेंगे इसको किससे? 100 से गुणा, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, और 500 में जब 20 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 25%, यानी कि उसकी दक्षता है वो क्या है? 25%। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्खलन कायमा जो होता है, ठीक है, ये उत्तक होता है स्खलन कायमा।
स्क्लेरन कायमा की कोशिका भित्ति होती है वो मोटी क्यों होती है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पहले भी ये मैंने जो पिछली शिफ्ट कराई थी उसमें भी ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिग्निन नामक एक फिलामेंट पाया जाता है। लिग्निन के कारण जो स्क्लेरन कायमा उत्तक होता है उसमें कोशिका भित्ति क्या होती है? मोटी होती है। आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न होता है? तो आपको पता होना चाहिए हमारा जो पेट होता है, स्टोमक होती है, उसके अंदर अमाशय पाया जाता है। और अमाशय में क्या होता है? एक जठरस उत्पन्न होता है जो हमारे भोजन के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है, भोजन को पाचन करने में सहायता करता है, यानी कि वो अम्लीय माध्यम उत्पन्न करता है। और वहाँ पर होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl अम्ल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है HCl अम्ल हमारे पेट की अमाशय में पाया जाता है जो भोजन के पाचन के लिए, ठीक है, जिम्मेदार होता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की जो कि बहुत ही ईजी है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आपसे पूछा है तो इससे सीधा तौर क्या होगा? mgh, ये होगी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, बहुत ही सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? देखो दोस्तों, तापीय प्रभाव होता क्या है? जब किसी विद्युत उपकरण में सप्लाई दी जाती है ना, धारा दी जाती है तो उसका ताप है ना बढ़ जाता है, मतलब वो गर्म हो जाता है। तो आपको पहचानना है कौन सा उपकरण है जिसमें हम लाइट लगाएंगे, मतलब विद्युत सप्लाई देंगे और वो गर्म नहीं होगी। तो देखिए पहला ऑप्शन है वो विद्युत आयरन, मतलब प्रेस, इस्त्री जो बोलते हैं कपड़ों पे करने की, तो वो तो आपको पता है वो तो गर्म होती है। दूसरा विद्युत टोस्टर, ये भी होता है। विद्युत केतली, ये भी होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक घंटी, एक घंटी कभी गर्म नहीं होती, घंटी का काम सिर्फ आपको साउंड उत्पन्न करना होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, उसमें क्षैतिज स्तंभ को क्या कहा जाता था? देखिए मान लीजिए ये मेंडलीव की सारणी है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये मेंडलीव की सारणी है। वैसे मैं केमिस्ट्री अलग से करा रहा हूँ, आप अगर आप उसको देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में उसका वीडियो आपको मिल जाएंगे। मैं कंप्लीट केमिस्ट्री है वो करा रहा हूँ। तो मान लीजिए ये आपकी मेंडलीव की आवर्त सारणी है। तो यहाँ पर देखिए जो हॉरिजॉन्टल है ना, ये क्षैतिज, इनको बोलते हैं क्षैतिज, मतलब ये आड़े आपको दिख रहे हैं, ये क्षैतिज होते हैं, इनको बोलते हैं यहाँ पर देखिए आवर्त। ठीक है, इनको आवर्त बोलते हैं ऐसे। और जो ऊपर से नीचे होता है ना, ऐसे ऊपर से नीचे की ओर, ये इनको बोलते हैं वर्ग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। चाहे आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें या मेंडलीव की, जो बाईं ओर से दाईं ओर चलते हैं ना, बाईं ओर से दाईं ओर, उनको हम आवर्त बोलते हैं। ठीक है, और ऊपर से नीचे चलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? आवर्त यानी कि पीरियड। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ध्वनि के संचरण के समय माध्यम के कणों का उच्च घनत्व क्षेत्र क्या कहलाता है? देखिए आपने देखा होगा, अगर आपने किसी भी ऑडियो को देखा होगा तो ऑडियो में आपको ऐसे पैच देखने को मिले होंगे, है ना, ऐसे पैच आपने देखे होंगे, ऐसे पैच। अगर आपने किसी भी ऑडियो को देखा है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसका चित्र अगर आपने देखा होगा तो उसमें ऐसे पैच आपको दिख रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यानी कि जहाँ पर हम ज़्यादा तेज़ बोलते हैं ना, जहाँ पर हम ज़्यादा तेज़ बोलते हैं तो वहाँ पर उसमें क्या होता है? ज़्यादा घनत्व उत्पन्न हो जाता है। और जहाँ पर हम नहीं बोलते हैं, कम बोलते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा वहाँ पर ऐसे डॉट 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 आते हैं, मतलब हम कम बोलते हैं। और ज़्यादा बोलते हैं तो ऐसे बड़े बड़े क्षेत्र आते हैं। तो उस क्षेत्र को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पर? आपके संपीड़न बोलते हैं, कॉम्प्रेशन बोलते हैं। मतलब कि वहाँ पर जो कण होते हैं, ध्वनि के कण होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए हीलियम तत्व होता है, कॉपर होता है, ऑक्सीजन होता है। लेकिन वाटर है यानी कि पानी है, वो एक यौगिक होता है जो कि होता है H2O, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक होता है। तो ये एक तत्व नहीं होता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि है न्यूमेरिकल। और इस न्यूमेरिकल को मैंने केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल कराया है ना, केमिस्ट्री क्लास, उसमें करा दिया है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक घुला हुआ है। द्रव्यमान सांद्रता के संदर्भ में द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। यानी कि आपको यह दे रखा है कि 520 ग्राम पानी। अब देखिए पानी है ना, हमेशा एक विलायक होता है, मतलब दूसरों को घोलता है। तो विलायक की मात्रा आपको दे रखी है, मतलब सोलवेंट का मान दे रखा है कितना? 520 ग्राम। ठीक है, 520 ग्राम आपको दे रखा है। और आपको यहाँ पर दे रखा है जो नमक है। अब नमक क्या होता है? विलेय पदार्थ, मतलब जो घुलता है, मतलब सोल्यूट, यानी कि विलेय पदार्थ आपको दे रखा कितना? यहाँ पर 45 ग्राम। ठीक है, अब देखिए जो हमेशा सांद्रता का सूत्र होता है ना, 3 सूत्र होते हैं। ठीक है, अब तीनों सूत्रों में यहाँ पर आपसे पूछा, देखिए द्रव्यमान के संदर्भ में पूछा है ना, तो यहाँ पर जो द्रव्यमान के संदर्भ में सूत्र होता है ना, वो होता है विलेय का भार बटे विलयन का भार इंटू 100। ये बिल्कुल सीधा सूत्र होता है, मैंने तीनों सूत्र आपको कराए हैं। विलेय का भार बटे विलयन का भार बटे 100। तो विलेय का भार तो कितना है यहाँ पर? देखिए 45। ठीक है, और विलयन क्या होता है? विलयन होता है विलेय प्लस विलायक, मतलब दोनों को ऐड करना है। तो 520 प्लस 45, तो 520 प्लस 45 कितना होगा यहाँ पर? 500, और आपके हो जाएगा 67, और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप इसको हल करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा 96 या 97% इसका आंसर आ जाएगा।
पॉइंटों में इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है दोस्तों, आप इसको हल कर लेना। ठीक है दोस्तों, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपको प्रैक्टिस सेट फ्री में मिल जाएंगे। आपको सर्च करना है वहाँ पर रेलवे की पाठशाला, या इस लिंक पर आप टैप करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और जो भी आपके दोस्त रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनको कोई भी डाउट नहीं होगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के बारे में, क्योंकि सारी जानकारी मैंने आपको शेयर की है, कैसे आप तैयारी करेंगे सब कुछ आपको डिटेल बताया है, डीवी मेडिकल सब के बारे में। तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और आज के वीडियो के बारे में बताना कि आपको आज का वीडियो है वो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।